प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने आज शुक्रवार और उपस्थित हूं आप लोगों के सबसे पसंदीदा कार्यक्रम विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम में आज की कुंडली है बिमला जैन की आईडी से। इन्होंने अपने पुत्र की कुंडली भेजी थी, यश जैन। ये कार्यक्रम का पहला हिस्सा है। इसका दूसरा हिस्सा कल मिलेगा शनिवार के दिन। आइए आपको झट से इनका पंचांग पढ़ के बता देता हूँ। और कार्यक्रम थोड़ा लंबा बनता है, विश्लेषण का चूंकि होता है, तो मैं यही कहूँगा इत्मीनान से बैठ जाइए, सारा काम खत्म कर लीजिए। काम तो कभी खत्म होता नहीं है, फिर भी, और धैर्यपूर्वक कार्यक्रम को अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि हर बार कुछ नया लेकर के आने के प्रयास में आज आपको जरूर कुछ नया मिलेगा। तो बने रहिए अंतिम तक। आइए शुरू करते हैं आज के घंटे भर की यात्रा। विक्रम संवत 2061, शक संवत 1927। जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम विलंबी संवत्सर है। अब आपको थोड़ी सी बात विलंबी संवत्सर के बारे में बता देता हूँ। विलंबी संवत्सर में जन्मे लोग प्रतिभावान तो होते हैं, लेकिन भाग्यवादी भी होते हैं। कई बार आलसी होते हैं और व्यक्ति के ऊपर कुल का, वंश का, साम्राज्य का दारोमदार होता है। मतलब कुल दीपक। व्यक्ति अपने माता और पिता का तीव्र लाडला होता है और इस वजह से कई बार वो जिद्दी भी हो जाता है। दक्षिणायन में इनका जन्म हुआ है, तो दक्षिणायन का प्रभाव मैंने बताया था, सूर्य उत्तरायण में बली होते हैं और दक्षिणायन में थोड़े कमज़ोर होते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के ऊपर से दंत रोगी होने का, बालों की समस्या के कमज़ोर होने का या मजबूत होने का, बालों के कमज़ोर और समस्या का मजबूत होने का। दक्षिणायन में व्यक्ति जो जन्मा होता है उसके बिगड़ने के चांस कई बार ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता ज़्यादा होती है। व्यक्ति धार्मिक होगा लेकिन प्रैक्टिकल भी ज़्यादा होता है। अपने लाभ के लिए ज़्यादा सोचता है। कई बार जिद हो जाता है कि मैं किसी के साथ किसी भी सामान को शेयर नहीं करूँगा। ये दक्षिणायन में व्यक्ति के काम में थोड़ी सी लेट लतीफ़ी होती है। प्रत्येक काम चाहे छोटा हो या बड़ा थोड़ा सा विलंब से होता है। दक्षिणायन, शरद ऋतु, ऐसी स्थिति में व्यक्ति थोड़ा आलसी होगा। प्रेमी है, बहुत ज़्यादा उत्कंठा से युक्त है, किसी भी चीज़ को जानने के पीछे लगा रहता है, भागता रहता है, खोजी प्रवृत्ति का है। शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि अर्थात चंद्रमा पापक हो जाएंगे। चंद्रमा पापक हो जाएंगे तो माता के स्वास्थ्य को कई बार थोड़े कमज़ोर से करते हैं, माता के स्वास्थ्य की चिंता को बढ़ा देते हैं। अगर शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा हो तो व्यक्ति के मन मस्तिष्क को कभी कभी महीने के एंड में ले जा करके हतप्रभ, परेशान, मन शरीर के साथ नहीं है और शरीर मन के साथ नहीं है। विचार जो मन में उठते हैं वो प्रायः उद्वेलित और परेशान करने वाले भी कई बार हो जाते हैं। व्यक्ति को सर्दी वगैरह लगती रहती है, खांसी, सर्दी, बुखार और चित्तवृत्ति को लेकर के व्यक्ति थोड़ा सा अस्थिर सा होता है, जिद ज़्यादा करता है, अपने मन के अनुकूल ही व्यक्ति काम करना चाहता है। समझदार भी है, ऐसा नहीं है, समझा देने पे व्यक्ति समझ तो जाता है लेकिन उसके दिमाग से वो चीज़ें निकलती नहीं हैं, वो दिमाग में बैठ जाती हैं। शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि, दिन शनिवार का प्रभाव, व्यक्ति कुंठा से ग्रसित है। इसको चीज़ें बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं, इच्छाएं अनंत होती हैं। मैंने कई बार कहा है, इच्छाएं अनंत होती हैं और इस वजह से व्यक्ति थोड़ा सा एक ऐसी अवस्था में कभी कभी जीवन में चला जाता है कि अरे मुझे ये भी मिल जाना चाहिए था, वो तो मिला ही नहीं। व्यक्ति अगर अपने जीवन की यात्रा पूरी कर रहा हो फिर भी अगर कुछ पूछेंगे तो उसकी इच्छा बनी ही रहती है और चीज़ें प्रायः उसकी आवश्यकता बनी ही रहती है। कुंठा से ग्रसित होना, स्वार्थी हो जाना, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो जाना, किसी दूसरे पे भरोसा न करना, अपने लाभ के बारे में ज़्यादा सोच लेना, थोड़ी टेढ़ी बुद्धि का हो जाना, जिद, गुस्सा, क्रोध, ये चीज़ें दिखती हैं। ये शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि, दिन शनिवार का प्रभाव। ज्येष्ठा नक्षत्र, व्यक्ति बुद्धिमान है, बुद्धि से युक्त है, अपने से बड़े जनों का आदर करता है और कभी कभी तो देख दिखा करके ज़्यादा आदर कर लेता है।
अपने से गुरुजनों से प्रभावित होता है, किसी दूसरे से बहुत जल्दी प्रभावित होता है, किसी दूसरे के हैंगओवर में बहुत जल्दी ग्रसित हो जाता है, किसी दूसरे की नकल करने का व्यक्ति माहिर होता है, उसकी भाषा शैली दूसरे से प्रभावित हो, ये चीज़ें बनती हैं। ये ज्येष्ठा नक्षत्र। और आगे बढ़ने पे पता चलता है व्यक्ति सौभाग्य योग में जन्मा है और बालव कर्ण में। सौभाग्य योग चूंकि अपने नाम के हिसाब से ही फल करते देखे गए हैं, तो इस आधार पर सौभाग्य योग में जन्मा जब व्यक्ति भाग्य का सहयोग लेगा, लेकिन उसमें अब ये कुंडली पे निर्भर करता है कि भाग्य का सहयोग कितना मिल रहा है, लेकिन योग का प्रभाव ऐसा है कि व्यक्ति को सौभाग्यशाली ही बनाएगा। ये बातें बनती हैं। उसके बाद अगर और देखता हूं तो बहुत अच्छे तरीके से तो सौभाग्य योग बालव कर्ण व्यक्ति ठीक है, कर्ण के हिसाब से इसमें किसी भी तरीके का दुष्प्रचार नहीं है, ब्राह्मण वर्ण का है और राक्षस गण का है। तो ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण का प्रभाव व्यक्ति शांत है, मीठा ज़्यादा पसंद है, कई बार बाजार का सामान भी खाएगा क्योंकि राक्षस गण का है, अपना प्रभुत्व लोगों पे बसाना चाहता है, अपने प्रभाव से लोगों को प्रभावित करना चाहता है, अपने दबंग पनई के कारण व्यक्ति समाज में और मित्रों के बीच में जाना जाता है। ब्राह्मण वर्ण का है तो शुद्ध है, अंतःकरण का स्वच्छ है, साफ है, विचार स्पष्ट है, गंदे नहीं है और पूजा धर्म को मानने वाला है, चीजें सीखने और समझने वाला है। ये बात है। अब आइए आपको नक्षत्र पे लेके आता हूं। व्यक्ति का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है और नाम है यश। व्यक्ति चंचल है, एक जगह टिक करके बैठना थोड़ा मुश्किल है, काम को लेकर के एक्टिव है, कर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोग थोड़े चंचल होते हैं, चपल होते हैं, चालाक होते हैं, अपनी स्थिति को लेकर के और अपने लाभ के प्रति बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं। वो जानना चाहते हैं कि मेरा लाभ और मेरी स्थिति लाभदायक कब बनेगी। भविष्य के गर्त में से हाथ लगा करके कोई चीज़ें इकट्ठा करना चाहते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति शिक्षक बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, अकाउंटेंसी वगैरह का काम कर ले, MBA आदि कर ले, शिक्षण के क्षेत्र में जा सकता है, व्यवसाय कोई भी कर सकता है। ये दरअसल बुध से प्रभावित नक्षत्र होता है। वाणी से संबंधित कोई भी काम कर ले, किसी को समझाने का, किसी को कन्विंस करने का काम अगर करना चाहता है तो कर सकता है। ये बातें बनती हैं। नक्षत्र ऐसा जो अगर बुध से प्रभावित हो तो यहाँ पे सिर्फ नक्षत्र को देख करके बातें पता नहीं चलती हैं, उसमें आपको ये जरूर देख लेना चाहिए कि नक्षत्र का चरण क्या है और उस पे कौन से भाव के कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। इसको बिना देखे कभी भी कैरियर का चुनाव नहीं करना चाहिए। इस वजह से ये बात हमेशा याद रखिए कि कभी भी आपको सिर्फ दशम कुंडली, दशमांश कुंडली, लग्न कुंडली और नौमांश कुंडली को देख करके ही अपने व्यवसाय या कैरियर का चुनाव नहीं करें। उसमें ये जरूर देख लें कि आपकी कुंडली में जो नक्षत्र है उस नक्षत्र के ऊपर या उस अधिपति के ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि है और वो ग्रह कौन से भाव का अधिपति है। ये बात बहुत गंभीरता से विचार कर, अगर जल्दबाजी में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब आइए ग्रहों की स्थितियों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले चर्चा करते हैं सूर्य की। अगर कुंडली में सूर्य की मजबूती रही तो व्यक्ति को धार्मिक तत्व से प्रेरित रखते हैं, व्यक्ति को माता पिता सबका सम्मान और बड़े जनों का आदर करने वाले बनाते हैं। व्यक्ति का आत्मविश्वास, कभी भी कॉन्फिडेंस अगर कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति कमजोर हो जाता है। आपकी कुंडली जो कि बनती है मकर लग्न की, मकर लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा सूर्य बनते हैं अष्टम भाव के अधिपति, और सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। यहाँ के अधिपति हुए यानी कि अष्टम भाव के अधिपति हुए और जाकर के बैठे हैं भाग्य भाव में। कहाँ पे? वो बुध की राशि में बैठे हैं और बुध तात्कालिक मित्रता में जा रहा है, यानी कि सूर्य मित्र की राशि में बैठे। और बैठे कैसे हैं? 21 अंश पे। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होता है, तो सूर्य बैठे मित्र की राशि में और अवस्था 21 अंश 20 कला यानी कि कुमार अवस्था में, यानी कि ग्रह खुश है, प्रसन्न है और कुमार अवस्था का है तो फल भी अच्छा करेगा। अब चंद्रमा की बात कर लेता हूं। व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की अगर मजबूती हो तो व्यक्ति साफ मन का होता है, स्वस्थ होता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, मन का स्थिर होता है, चंचल नहीं होता है, अपवित्र नहीं होता है, माता के साथ उसके संबंध अच्छे बनते हैं, माता का स्वास्थ्य और माता का लाभ, माता का सुख, ये सब मिलता है। क्योंकि चंद्रमा मति बुद्धि का भी कारक होता है तो उसका इसके ऊपर भी नियंत्रण स्थित होता है और वो उपस्थिति अपनी दर्ज कराता है। तो इस आधार पर चंद्रमा की मजबूती बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपकी कुंडली में चंद्रमा
देखिए कहाँ बैठे हैं, 8 नंबर की राशि में। और ये बनते कहाँ के अधिपति हैं, सप्तम भाव के अधिपति। सप्तम भाव के अधिपति हुए, लाभ में जाकर के नीच की राशि में बैठे, तो नीच राशि में बैठा ग्रह कमजोर हो जाता है और अपनी दशा अंतरदशा में वो प्रभाव से कमजोर फल करता है। अब ये अलग बात है कि उसका निचत्व भंग हो रहा है कि नहीं, वो बाद में समझूंगा, अभी उस पर नहीं चर्चा करनी है। चंद्रमा नीच हुए, ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, ये बुध का नक्षत्र होता है। अवस्था 20 अंश 19 कला, यानी कि ये भी कुमार, फल मध्यम फलदायी, क्योंकि कुमार अवस्था का ग्रह नीच राशि का बैठा यानी कि कमजोर। एक शुभ ग्रह जो कि आपकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि का था, ध्यान दीजिएगा, शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा वैसे भी पापक होते हैं, यहाँ वो बनते हैं सप्तम भाव के अधिपति, ये मारक भाव होता है, जाकर के नीच में बैठे और कुमार अवस्था में ये कमजोर दिख रहा है। अब मंगल की बात करता हूँ। व्यक्ति की कुंडली में मंगल अगर ठीक ठाक रहे और अच्छे रहे तो व्यक्ति को ऊर्जा से भरा हुआ बना देते हैं। व्यक्ति की कुंडली में अगर मंगल अच्छा रहा तो व्यक्ति को क्षमता से युक्त, क्षमतावान और पराक्रमी बना देते हैं। व्यक्ति थकेगा नहीं, बिल्कुल 60 साल की अवस्था में भी वो बचपना उसका जाता नहीं है और अपने बराबर के लोगों से वो अपनी अवस्था का कम दिखता है। मंगल आपकी कुंडली में कहाँ, मेष राशि के अधिपति होते हैं सुख भाव के, और वहीं बैठे हैं। अवस्था देखिए ये 29 अंश के हैं, ये कमज़ोर थोड़े हो रहे हैं चूँकि ये विषम संख्या है और इस आधार पर ये मंगल थोड़े से अपने प्रभावों को कमज़ोर करेंगे। लेकिन स्वराशि के बैठे हैं, सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं, फिर भी उनको एक तरीके से बल मिलता रहेगा। लेकिन चौथे भाव के मंगल कैसा फल करेंगे ये आगे बताऊंगा, तो बन के रहिए। अब बुध की बात करूंगा। व्यक्ति की कुंडली में बुध अगर बढ़िया रहे या अच्छे रहे तो व्यक्ति को चंचल बना देते हैं। मानसिकता जो होती है वो अस्थिर हो जाती है। कई बार व्यक्ति जो है वो बदल जाता है, तुरंत ही प्रभावित होता है किसी दूसरे से। नक्षत्र भी ज्येष्ठा का था और ऊपर से देखिए तो बुध कहाँ के अधिपति बनते हैं, जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति रोगेश, और भाग्य भाव के अधिपति। भाग्य भाव में उनकी एक राशि बनती है और दूसरी राशि छठे भाव में बनती है। इन दोनों भावों के अधिपति हुए दशम स्थान में बैठे, किसकी राशि में, तो शुक्र की राशि में। शुक्र उनके साथ तात्कालिक मित्रता में जा रहे हैं, अर्थात बुध जो है वो अति मित्र की राशि में बैठा है। अब अंश को देखते हैं तो ये 5 अंश 37 कला, चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है। तो ये संख्या जो है, ये 7 संख्या, ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या और 5 अंश से बढ़ रहा है ग्रह, यानी कि वो बाल अवस्था का हो जाएगा। 0 से 6 अंश तक वो बाल अवस्था के हो जाएंगे, यानी कि बुध वैसे भी स्वभावगत कुमार होता है और अंश के आधार पर वो बाल अवस्था का दिख रहा है। अब गुरु की बात कर लेता हूँ। व्यक्ति की कुंडली में गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, सुख के प्रदाता होते हैं, अच्छे बुद्धिमता के और बुद्धि के विकसित होने के ग्रह होते हैं। व्यक्ति को धर्म से और कर्म से जोड़ करके रखने वाले ग्रह होते हैं। इनकी कुंडली में जो कि मकर लग्न की है, कहाँ कहाँ के अधिपति बनेंगे, विचार करिए, तो ये बनेंगे 12वें भाव के अधिपति। उनकी दूसरी राशि जो कि गौण राशि होगी, ये पराक्रम भाव में बन रही है, यानी कि पराक्रमेश और व्ययेश होकर के, व्यय भाव है ये, तो व्यय भाव के अधिपति और तृतीय भाव के अधिपति होकर के गुरु दशम भाव में बैठे हैं और वो सूर्य से अस्त हो रहे हैं। अस्त ग्रह है और व्ययेश भी है, यानी कि वो कमजोर होगा। बैठा कहाँ है, तो शुक्र की राशि में। ये शत्रु होते हैं उसके, लेकिन समता की राशि में चले जाएंगे, सम राशि के हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र उनके शत्रु होते हैं और अवस्था के हिसाब से ये 2 अंश पे हैं। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति की कुंडली में सबसे पहले तो ग्रह अस्त हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो फल कैसा करेगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन ये ग्रह सम राशि का हो रहा है। अब आगे शुक्र की बात कर लेता हूँ। शुक्र व्यक्ति की कुंडली में भोग, ऐश्वर्य, भौतिकता से रिलेशन बना करके रखने वाले ग्रह होते हैं। आपकी कुंडली के लिए शुक्र बनते हैं दशम भाव के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति। शिक्षा और कैरियर, ये दोनों भावों के अधिपति होकर के शुक्र अपनी राशि से बिल्कुल निकटस्थ होकर के जाकर के बैठे हैं वृश्चिक राशि में। ये शत्रु की राशि है, क्योंकि वो शत्रु की राशि है और तात्कालिक मित्रता में भी मंगल काफी दूर जा रहे हैं, इस वजह से शुक्र यहाँ पे अति शत्रु की राशि में बैठेंगे। अति शत्रु की राशि में, और देखिए डिग्री क्या है, 6 अंश 31 कला, अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र इनके मित्र का नक्षत्र है, और साथ ही साथ ये बैठे हैं शत्रु की राशि में जो कि अति शत्रुता का भाव पैदा कर रहा है। अब शुक्र को जब विचार करते हैं तो ये सम संख्या है। सम संख्या की राशि का होना, 6 अंश का होना, और 6 अंश 31 कला, यानी कि ग्रह वृद्ध हो जाएगा। अब आगे शनि की बात करूंगा। अब शनि की बात अगर करूंगा तो आपकी कुंडली में अति शत्रु की राशि में युवा होकर के बैठे हैं वो, और अति शत्रु की राशि में बैठा ग्रह बड़ा
प्रभावित करता है। लेकिन एक बात करूं, बहुत अच्छी बात है, ये बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। शनि आपकी कुंडली में बैठे हैं चंद्रमा की राशि में, और चंद्रमा की राशि में बैठे हैं वो लग्नेश होते हैं और धन भाव के अधिपति। इन दोनों भावों के अधिपति होकर के सप्तम भाव में बैठे चंद्रमा के साथ तात्कालिक शत्रुता में जा रहे हैं, क्योंकि 3 घर बाद में जा रहे हैं। शनि की जो अवस्था है वो चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, तो अगर शनि चंद्रमा की राशि में बैठे हैं तो क्या वो मित्रता में जा रहे हैं? तो गौर करिए, तो चंद्रमा अपनी राशि से कहाँ है? 1 2 3 घर के बाद। इस वजह से ये, चूंकि शनि और चंद्रमा शत्रु होते हैं और शनि ने लिया चंद्रमा की राशि का स्थान, तो अतिशत्रु के हो गए, ये बात है। अब राहु केतु, मैंने बताया था जैसे ही कि शनि आपकी कुंडली में अतिशत्रु की राशि में युवा है, मतलब डिग्री जो है वो 15 अंश की है, तो जातक निश्चित रूप से कहाँ है? समराशि का, और 15 डिग्री पे जाकर के ग्रह युवा हो जाता है। और राहु केतु की बात करता हूं तो राहु आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं? जन्म कुंडली में जाकर के 9वें भाव में केतु और पराक्रम भाव में राहु। तो राहु और केतु दोनों कहाँ बैठे? राहु बैठे 12 नंबर की राशि में और केतु बैठे 6 नंबर की राशि में, सम राशि के कुमार अवस्था के ग्रह, क्योंकि डिग्री जो है वो कहीं ना कहीं 19 अंश की है, तो कुमार अवस्था का ये द्योतक हो जाता है। अब आइए आपको कुंडली में कारक, अकारक और तटस्थ ग्रहों पे चर्चा कर देता हूं। बड़ी गंभीर विषय है ये, इसको छोड़ के मत जाइएगा। कुंडली देखने का सबसे जो महत्वपूर्ण चैप्टर होता है वो यही होता है कि आप कुंडली में कारक, अकारक और तटस्थ ग्रहों को अच्छे से पहचान जाएं। तो कारक क्या हुआ? मकर लग्न की कुंडली, ये शनि की गौण राशि है, तो मकर लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक कारक तो किसको मिलेगा? क्योंकि शुक्र पंचम भाव के अधिपति होते हैं, ये एक त्रिकोण भाव है और एक दशम भाव, यानी कि जन्म कुंडली के त्रिकोण और केंद्र के अधिपति होने के कारण और लग्नेश के मित्र होने के कारण ग्रह जो शुक्र है वो आपकी कुंडली के लिए कारक होगा। दूसरा कारकत्व तो मिलेगा किसको? बुध को, क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि का निर्माण जन्म कुंडली के त्रिकोण भाव में, यानी कि कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण घर में हो रहा है, भाग्य भाव में, और उनकी एक दूसरी राशि जन्म कुंडली के 6ठे भाव में बन रही है जो कि गौण राशि है। तो इस कुंडली के लिए बुध भी कारक होंगे, यानी कि प्रबल कारक शुक्र, दूसरा कारकत्व तो बुध और तीसरा कारकत्व तो शनि को भी मिलेगा। लग्नेश होने के साथ साथ वो धन भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि बन रही है, इस वजह से शनि यहां पे कारक होंगे। मतलब कारक ग्रह कितने? तो बुध, शुक्र और शनि। अब अकारक की चर्चा करता हूं। अकारक मतलब ग्रह बहुत ज्यादा आपके लिए लाभदायक नहीं है, वो नुकसान कर सकता है। तो गौर करिए कौन कौन? एक गुरु, चूंकि मूल त्रिकोण राशि थी और वो जाकर के बन गई 12वें भाव में, ये कमजोर हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ का फल नहीं करेंगे। उनकी मूल त्रिकोण राशि के ग्रह अक्सर ज्यादा फल करते और सबसे पहले वो मूल त्रिकोण राशि का ही फल करते हैं, तो उसकी मूल त्रिकोण राशि तो 12वें भाव में फंस गई। दूसरी राशि बनती है वो गौण राशि है, वो पराक्रम भाव में जा रही है, ये त्रिक भाव है, यानी कि गुरु आपकी कुंडली के लिए अकारक होंगे। दूसरा अकारक ग्रह कौन होगा? चंद्रमा। कारण क्योंकि वो सप्तम भाव का अधिपति होता है, ये मारक भाव होता है। इस आधार पर गुरु और चंद्रमा अकारक, और तीसरा अकारक ग्रह मंगल होगा। कारण क्योंकि वो जन्म कुंडली के सुख भाव का अधिपति तो होता है, लेकिन एक पापी भाव का भी अधिपति है, और इस वजह से वो अकारक होगा। अब बात अगर तटस्थ की करूंगा तो आपकी कुंडली के तटस्थ होंगे सूर्य, अष्टम भाव के अधिपति, और सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। सूर्य और शनि एक दूसरे को मतलब प्रबल शत्रु तो होते हैं, लेकिन फिर भी शनि चूंकि उनके पुत्र होते हैं और उनकी गौण राशि का निर्माण हो रहा है, इस वजह से सूर्य को वो तटस्थता का भाव दे देते हैं। मतलब सूर्य की दशा आपकी कुंडली के लिए न तो लाभ न हानि, स्मूथली निकल जाएगी। अब आइए आपको विश्लेषण पे लेके आता हूं। अब आइए आपको इनकी कुंडली में बनने वाले 5 ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताता हूं जो कुंडली के लिए अच्छे हैं, सफलता के दृष्टिकोण से, लाभ के और अच्छे समय के लिए बहुत अच्छे कहे जाएंगे। कारण है क्या? सबसे पहली बात, जो इनकी कुंडली में 5 पॉजिटिव चीज़ें, वो क्या है? तो धन भाव के अधिपति जो शनि बनते हैं वो जा करके सप्तम भाव में बैठे हैं, ये ठीक होता है। दूसरी बात कि वो किससे दृष्ट हैं? तो द्वितीय भाव का अधिपति अगर कुंडली में, द्वितीय भाव का अधिपति अगर कुंडली में पंचम भाव के अधिपति, नवम भाव के अधिपति या एकादशवें भाव के अधिपति से दृष्ट हो जाए तो ये अच्छा होता है। अब गौर से समझिए कि ये कैसे अच्छा है।
तो जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के अधिपति बने शनि, वो गए सप्तम भाव में। सबसे पहले तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात कि वो दृष्ट हो रहे हैं मंगल से। मंगल इनकी कुंडली में सुख भाव का अधिपति है और द्वितीय भाव के अधिपति को देख रहा है। ये कुंडली के धन को और सुख के निर्माता बनाने के लिए जिम्मेदार है। दूसरी बात है कि शनि और मंगल का संबंध दृष्टि का अच्छा नहीं होता है, लेकिन चूंकि यहां पे अच्छा हो जाएगा क्योंकि शनि अति शत्रु की राशि में बैठे हैं, और शनि अगर अति शत्रु की राशि में बैठेंगे तो कमजोर होंगे, और अगर शनि कमजोर हो जाए तो लग्नेश के दृष्टिकोण होने से, लग्न के दृष्टिकोण से वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन एक ग्रह के तौर पे ये व्यक्ति के जीवन में अच्छा फलदायी होगा। और वो चूंकि जन्म कुंडली के किससे दृष्ट है, तो एकादशवें भाव के अधिपति जो कि मंगल बनते हैं, तो एकादशवें भाव का अधिपति धन भाव के अधिपति को अपनी चौथी दृष्टि से देख रहा है। यह कुंडली की सबसे अच्छी बात है। दूसरी क्या है वो बताता हूं। तो जन्म कुंडली के दसम भाव में दो शुभ ग्रहों का होना। जन्म कुंडली के दसम भाव में गौर करिए, यहां पे शुभ ग्रह की राशि बनी और गुरु और बुध जैसे दो शुभ ग्रह बैठे हैं। किम कुर्वन्ते ग्रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति। तो इस आधार पर व्यक्ति की कुंडली अच्छी बन जाती है। तीसरी जो सर्वप्रमुख और सबसे अच्छी बात है वो क्या है, चंद्रमा के पीछे सूर्य के अतिरिक्त दो शुभ ग्रह बैठे हैं। ये कुंडली को मजबूती, लाभ देने वाली और कैरियर को ग्रोथ देने वाली हो जाती है। ये तीसरी सबसे अच्छी बात थी। चौथी सबसे अच्छी बात, सूर्य के आगे ही दो शुभ ग्रह बैठे हैं, बुध और गुरु। ये बहुत अच्छी बात है। ये चौथी बात थी। और पांचवी बात कि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के अधिपति शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं। ये अच्छा है। ये पांचवी बात थी। और उसके बाद एक बात और बताता हूं, छठी बात भी बता देता हूं। तो जन्म कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति बुध, गौर करिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति बुध किसको देख रहे हैं, जन्म कुंडली के लाभ को, लाभ भाव के अधिपति को और सुख भाव के अधिपति को। यानी कि नवम भाव का अधिपति किसको देख रहा है, जन्म कुंडली के सुख भाव को। यह बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा। अब आइए विश्लेषण पे लेके आता हूं। सूर्य से शुरू करूंगा और केतु पर्यंत आऊंगा। आइए अब आपको कुंडली में लग्न चार्ट पे आता हूं। लग्न चार्ट पे आने से पहले आपको थोड़ी सी बात, पहले अपनी राशि को समझना होगा। राशि को समझिए। अगर हम राशि को समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यक्ति के जीवन को समझना आसान हो जाता है। समझिए, ये है मकर लग्न। मकर लग्न मूलतः कहाँ की राशि बनती है, मकर राशि दसम भाव की। मतलब कालपुरुष की कुंडली में ये मूलतः दसम भाव की राशि है, जो कि कैरियर को और व्यक्ति के कर्म को दर्शाती है। यानी कि व्यक्ति की कुंडली में अगर हम ये गौर करते हैं तो दशम की राशि जो बनी वो लग्न में बन रही है। व्यक्ति कार्मिक है, अपने लाभ को लेकर के बहुत ज्यादा और कर्म को लेकर के बहुत ज्यादा अधिकार पूर्वक स्थिति में है। अधिकार और अधिकार से भरा पूरा है, पॉजिटिव है। अपने लाभ के लिए, अपनी हानि के लिए राजनीति करने वाला हो सकता है। मगरमच्छ है और शनि से प्रभावित है, शनि की गौण राशि है तो पृष्ठोदय राशि हो जाती है। तो व्यक्ति का काम और व्यक्ति के जीवन में बनने वाले काम थोड़े रुक रुक करके होते हैं। चूंकि लग्न अगर शनि से प्रभावित हो और शनि की मूल त्रिकोण राशि भी अगर लग्न में बन रही हो तो व्यक्ति का काम थोड़ा रुकता है। और ऊपर से शनि की दृष्टि भी है और ये गौण राशि है, पृष्ठोदय राशि, काम थोड़ा रुकेगा। ऊपर से पृष्ठोदय राशि और चतुष्पद राशि है। जल में विहार करने वाली मगरमच्छ ये राजनीति और पॉलिटिकली अपने आप को करेक्ट करना चाहता है, लाभ के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित अपना काम बनाना चाहता है, स्वार्थ से युक्त है, पतला है, छरहरा है, चितकबरा है, ये बातें बनती हैं। और लग्न पे शनि का प्रभाव होगा तो व्यक्ति न्यायप्रिय है और लाभ के लिए तो किसी भी हद तक जा सकता है। मकर लग्न वालों पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ये झूठे भी हो जाते हैं, कई बार झूठ बोल देते हैं, लेकिन इनकी कुंडली में वो स्थिति नहीं है क्योंकि द्वितीय भाव के अधिपति शनि बनते हैं, वो मूल त्रिकोण राशि है, वो दार्शनिक राशि बनती है और वो जाकर के शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं। इनके साथ ये बातें नहीं। व्यक्ति साफ मन का है क्योंकि लग्न का अधिपति पुष्य नक्षत्र का बैठा है, अपने ही नक्षत्र का बैठा है, तो यहाँ से वो बलशाली हो जाएगा। और सप्तम भाव में तो वो दिग्बली भी उसको दिग्बलत्व भी मिल जाता है ना, सप्तम भाव में तो वो दिग्बली हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने नक्षत्र का बैठा और शनि जैसा ग्रह जब अति शत्रु की राशि में बैठेगा
दिग्बली होकर के सप्तम स्थान में अपने ही नक्षत्र का, धन भाव का और लग्न का अधिपति होकर के लग्न को देखेगा, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को वो अपनी दशा काल में अच्छा ही फल करेगा, क्योंकि लग्नेश तो एक ठहरा और दूसरा वो द्वितीयेश में भी मूल त्रिकोण राशि बनी और ऊपर से वो लग्न पे भी देख रहा है। अति शत्रु का ग्रह बैठा शनि कमजोर नहीं होगा, क्योंकि शनि को लेकर के ये बात पक्के तौर पे समझ लेनी चाहिए कि अगर शनि बलशाली हो रहा है और बहुत ज्यादा शुभ दिखा रहा है तो वो कमजोर हो रहा है, और अगर ग्रह अति शत्रु की राशि में बैठ रहा है यानी कि वो क्षुब्ध हो रहा है, यानी कि वो अपने प्रभावों को अपने दशा काल में अच्छा देगा, वो जातक के लिए अच्छा होगा। क्लियर है? अब सूर्य पे आता हूं। सूर्य आपकी कुंडली के लिए बनते हैं अष्टम भाव के अधिपति। ये लग्न में, मकर लग्न की कुंडली के लिए अष्टमेश होते हैं, तटस्थ होते हैं, और तटस्थ होकर के जाकर के देखिए अष्टम भाव के अधिपति हुए, भाग्य भाव में बैठे। भाग्य भाव में बैठे और इनकी कुंडली की स्थिति के आधार पर वो पराक्रम भाव को देखेंगे, जो कि गुरु की राशि बन रही है, और वहां पे राहु बैठा है। अब गौर करिए, तो लग्न के अधिपति लग्न को देख रहे हैं। अब एक एक करके अब पेन चलाना जरूरी है। लग्न का अधिपति लग्न को देखा, यह व्यक्तित्व को मजबूत बनाएगा, व्यक्ति को न्यायप्रिय करेगा, व्यक्ति के काम में विलंब होगा, विवाह विलंब से, इसके साथ जो धार्मिक कृत्य होने वाले हैं वो थोड़े लेट से होंगे। हालांकि उसकी स्थिति मजबूत भी दिख रही है क्योंकि यहाँ पे सूर्य और केतु बैठे हैं, लेकिन फिर भी एक बात कि लग्न का अधिपति अगर लग्न को देख रहा है तो यह व्यक्तित्व को विशाल बनाएगा, न्यायप्रिय बनाएगा, ये बात तो सही है। उसके बाद अगर देखते हैं तो सूर्य की बात मैं कर रहा था, तो सूर्य बनते हैं अष्टम भाव के अधिपति, भाग्य भाव में जाकर के बैठे और पराक्रम भाव को देख रहे हैं। वहां पे पहले से ही राहु बैठा है, अर्थात व्यक्ति के छोटे भाइयों के साथ संबंध, या छोटे भाई के साथ लाभ, या छोटे भाई के साथ की स्थिति या न होने की स्थिति दिख रही है, ये बात भी दिख रही है। और ऊपर से सूर्य जैसे पराक्रमी ग्रह और राहु जैसे एक कंफ्यूजन वाले ग्रह का बैठ जाना, मतलब व्यक्ति आलसी भी होगा लेकिन मेहनती भी है, क्योंकि राहु व्यक्ति को बर्बर बना देता है, बर्बरता के साथ व्यक्ति मेहनत करता है और अपने लक्ष्य को लेकर के हमेशा आशान्वित और भाग्यवादी हो जाता है, ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा का व्यक्ति हो जाता है। ये सूर्य यहाँ से इसको भाग्यवादी बनाएंगे, धर्म का पालन करने वाले बनाएंगे, धर्म और धर्म का रक्षक बनाएंगे, अपने पूर्वजों का व्यक्ति आशीर्वाद प्राप्त करेगा, अपने भाग्य का सहयोग प्राप्त करेगा, भाग्य का लाभ भी मिलेगा। लेकिन वो देखूंगा बाद में कि कैसी बन रही है। तो चूंकि अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ का अधिपति, अष्टम भाव का अधिपति भाग्य में गया, और वो किससे दृष्ट है? राहु से। राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है ना, तो वो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व को कमजोर भी कर रहा है। और अष्टम भाव का सूर्य व्यक्ति के पिता के साथ संबंधों को कई बार, या पिता के स्वास्थ्य को कई बार कमजोर भी करता है। हालांकि वो आशीर्वाद देगा, आशीर्वाद मिलने वाली है, क्योंकि नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का है और वो सप्तमेश है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति इमोशनल भी है, भावुक है, धार्मिक होगा, लेकिन मन में किसी भी तरीके का भेद कभी नहीं रखना चाहिए। अपने आत्मविश्वास पे कभी भी प्रश्न चिन्ह व्यक्ति खुद न लगाए, ये बात पक्की है। दक्षिणायन में भी तो जन्म हुआ है ना, शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा भी तो है ना, और वो सूर्य अष्टम भाव का अधिपति होकर के केतु के साथ भी तो है ना। ये धर्म को पालन करने वाला बनाएगा, व्यक्ति को धार्मिक बनाएगा, लेकिन संगति खराब ना हो ये विचार करने वाला। हालांकि भाग्य भाव में बैठे सूर्य कारक हो जाते हैं, भाग्य भाव में सूर्य को कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है, और ऐसी स्थिति में वो लाभ देंगे जबरदस्त। सूर्य की बात खत्म। अब चंद्रमा की जब बात करते हैं तो चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति हुए, और देखिए ग्रह जा कहां रहा है, ध्यान से, तो अपने भाव से वो पंचमस्त जा रहा है, अपने भाव से वो 5 में गया, यानी कि ये ठीक है, ये लाभ का संबंध है। दूसरा, यहां पे एक दिग्बली ग्रह बैठा है जो कि स्वयं लग्नेश है, यानी कि ये सप्तम भाव को भी अच्छा कर रहा है। व्यक्ति चंद्र लग्न से मांगलिक नहीं है, लग्न कुंडली से मांगलिक है, क्योंकि चौथे में ही मंगल बैठे हैं। यहां का अधिपति 5वें जाकर के और पंचम भाव के अधिपति के साथ बैठ रहा है। इसका फल तो जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति और सप्तम भाव के अधिपति एक साथ जा रहे हैं और दोनों जन्म कुंडली के पंचम भाव पे देख रहे हैं, यानी कि व्यक्ति प्रेम करेगा, एक पत्नी प्रिय और प्रेम करने वाला होगा। शुक्र पंचम भाव को देखेगा तो व्यक्ति के हृदय क्षेत्र को विशाल कर देगा। चंद्रमा जैसा शुभ ग्रह अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव को देखेगा तो व्यक्ति के मन को साफ कर देगा। चंद्रमा जैसा और शुक्र जैसा शुभ ग्रह जो कि जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति पंचम भाव को देखेंगे तो व्यक्ति के ज्ञान को, व्यक्ति के यश को, गौरव को, सम्मान के और प्रतिष्ठा के, मति बुद्धि के, अच्छे विकसित और बुद्धि के, गौरव के, इन सब चीजों के दाता बनेंगे, क्योंकि ये भाव बहुत अच्छा बन रहा है। बात समझ में आई? प्रेम विवाह भी व्यक्ति करे
लेकिन माता पिता का सहयोग ले ले तो अच्छा है, क्योंकि बिना आशीर्वाद के तो कुछ होता नहीं है। आपको आशीर्वाद मिलना भी चाहिए, क्योंकि सूर्य एक नवम भाव में बैठे हैं, ये व्यक्ति के धार्मिक होने के परिचायक हो जाते हैं। अब यहां पर बात चंद्रमा की खत्म करते हैं, मंगल पे आऊंगा। मंगल बनते हैं कहां के अधिपति? तो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के और एकादशवें भाव के अधिपति। इन दोनों भावों के अधिपति हुए, इनके बारे में मैंने जो अच्छी चीज थी वो पहले बता दी है। अब मंगल यहां पे बनते हैं चतुर्थ भाव के अधिपति, राशि मेष की, और ये जन्म कुंडली में लग्न से केंद्र में आ रहे हैं। चौथे स्थान में ये बहुत कमजोर हो जाते हैं, व्यक्ति को भटकाते हैं, तो ये जन्म स्थान से व्यक्ति को दूर भेज देंगे। व्यक्ति अगर अपने जन्म स्थान से दूर चला जाए तो ज्यादा बेहतर है। और वैसे भी मंगल इनकी कुंडली के लिए बैठे हैं कहां? तो चतुर्थ भाव में। ये माता का भाव होता है, उनके साथ जरूर संबंधों को कटुतापूर्ण या माता के स्वास्थ्य को कई बार रक्त से संबंधित या व्यक्ति के स्वास्थ्य को कई बार वात जनित समस्या को देने वाले भी हो जाते हैं, अग्नि से संबंधित समस्या को देने वाले हो जाते हैं। माता और पिता के संबंधों को, खास करके माता के संबंधों को ये जलाने वाले हो रहे हैं। हालांकि जन्म कुंडली के भाग्य भाव का अधिपति माता भाव को देख रहा है, तो माता का व्यक्ति अगर आदर करेगा तो निश्चित रूप से वो तो बदनसीब नहीं होगा, क्योंकि माता भाव का अधिपति जो है वो मंगल वहीं बैठा है, तो माता आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो जाएंगी। और दूसरा, वो देख किसको रहा है? तो मंगल देख रहा है किसको? भाग्य भाव के अधिपति को, और भाग्य भाव का अधिपति स्वयं माता भाव को देख रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे के भाग्य के सहयोगी बन सकते हैं। तो कभी भी उठपटांग ना करें जिससे माता को क्लेश और कष्ट पहुंचे। मंगल बैठे हैं सूर्य के नक्षत्र में, ये सूर्य अष्टमेश होते हैं, इस वजह से कभी कभी स्वास्थ्य में पेट से संबंधित समस्या भी बन सकती है, और कभी कभी हृदय क्षेत्र से भी समस्या को देखने में मिल रही है। हालांकि मंगल आपकी कुंडली के लिए ठीक है, वो कृतिका नक्षत्र में बैठा है, वो मजबूत और श्रेष्ठ ग्रह के रूप में बैठा है, माता को धार्मिक बनाता है। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी जन्म कुंडली के लग्नेश पे, अर्थात व्यक्ति के जेहन में ही कहां तीव्रता आ रही है, और व्यक्ति के जेहन में ही, व्यक्ति के स्वभाव में ही ये मंगल फुर्तीलापन दे रहा है, एक जगह इकट्ठा नहीं, क्योंकि लग्न का अधिपति देखिए चर राशि में बैठा है। ऐसी स्थिति में ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को चंचल बनाता है। व्यक्ति एक जगह टिक करके काम करेगा नहीं, भटकाव जारी रहेगा, क्योंकि चंद्रमा भी नीच का हो रहा है। गौर करिएगा, चंद्रमा भी जो विचारों का अधिपति होता है, जो विचारों का पति होता है, वो खुद नीच की राशि में बैठा है। ऊपर से मंगल की दृष्टि लग्नेश के ऊपर, लग्न का अधिपति अति शत्रु की राशि में, व्यक्ति को स्थिर करना होगा, उसे बांधना होगा। उसके प्रत्येक निर्णय को लेने से पहले उसको अपने माता पिता गुरुजन से सहयोग और सलाह ले लेनी चाहिए, और तभी किसी निर्णय पे पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये उग्र बनाता है। और मंगल अगर कुंडली में लग्न से केंद्र में जाए ना, तो ये व्यक्ति के सुख के लिए व्यक्ति को भागना पड़ता है, अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है, दक्षिण दिशा की तरफ की यात्रा करनी पड़े तो ज्यादा बेहतर है। पश्चिम दिशा तरफ की यात्रा अगर व्यक्ति करे तो लाभ मिल जाएगा, ये बात बनती है। तो बाहर निकलिए, और माता के साथ जितना ज्यादा कोमलता से पेश आएंगे उतना ही लाभ मिलेगा। मंगल की चौथी दृष्टि यहां पड़ी, वो शनि है, तो एक तरीके से ये तो चौथे भाव का अधिपति और धन भाव का अधिपति हुआ, ये धन और सुख को तो जीवन पर्यंत ठीक रखेगा, क्योंकि सूर्य एक लाभ, सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में दरअसल भाग्य भाव में खुद बैठे हैं, और चंद्रमा और शुक्र जैसे दो शुभ ग्रह, जहां चंद्रमा नीच का हो रहा है, ये कभी कभी लाभ को फ्लक्चुएट भी करेगा। अगर व्यक्ति सूर्य की पूजा नहीं करेगा तो लक्ष्मी के आगमन को कमजोरी से भी जीवन में आते देखा जा सकता है। तो मंगल की चौथी सातवीं दृष्टि यहां, ये उनका दिग्बली भाव होता है। मंगल यहां पे क्षेत्र से मजबूत हो जाते हैं। व्यक्ति के कैरियर को लेकर के व्यक्ति कभी भी किसी तरीके का सामंजस्य नहीं करेगा, और अगर ना करे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दशम स्थान के गुरु व्यक्ति को नौकरी भी करवाते हैं, और व्यक्ति अगर व्यवसाय भी करे तो ज्यादा बनता है। स्थिति दोनों की बन रही है, लेकिन मंगल चूंकि यहां बैठा है और बुध भी वहीं बैठा है और गुरु भी वहीं बैठे हैं, तो चूंकि 12वें भाव के अधिपति होते हैं गुरु, वो जन्म कुंडली के माता भाव को देखेंगे तो व्यक्ति मानसिक रूप से माता से थोड़ा दूर चला जाता है, या हो सकता है कि अभी नहीं तो गुरु की दशा में या मंगल की दशा में जाए। ये बात पक्की है। हालांकि शुभग्रह एक बुध देख रहा है, एक शुभग्रह, लेकिन वो व्ययश भी तो है, इस वजह से वो माता के स्वास्थ्य को कभी कभी कमजोर करेगा, माता के साथ मतभेद को लाने वाला भी बन सकता है। पिता जो है वो गुरु के सदृश हैं, शिक्षक के सदृश हैं, ये बात दिखने में आ रही है। और पिता अगर बच्चे को मित्रवत रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि संबंधों की परिभाषा बहुत ज़्यादा पहले से समझ लेना जरूरी है कि माता और पिता का साथ और संबंध बच्चे के साथ कैसा हो, ये बहुत विचारणीय है। क्योंकि आजकल लोग ये तो पूछ लेते हैं कि मेरा बेटा मेरा आदर और सम्मान करेगा, बुढ़ापे में मेरे
लाठी बनने योग्य है कि नहीं, लेकिन ये नहीं पूछते हैं कि मैं खुद उसके साथ कैसे संबंध में मुझे रहना चाहिए। ये पहले विचार कर लेने वाली बात है। ये बात मंगल की रही। मंगल की 8वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, वो अपनी राशि को देखेगा, दो शुभ ग्रह बैठे हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, ये अच्छा है, क्योंकि लाभ भाव का अधिपति खुद चतुर्थ में आ रहा है। और मैंने एक कार्यक्रम करके बताई थी ये बात कि लाभ का अधिपति अगर चतुर्थ में आए और वो भी ऊपर से अपनी राशि का मित्र के नक्षत्र में, उस मित्र का जो नक्षत्र उसने धारण किया है वो सूर्य स्वयं जो है आपकी कुंडली में भाग्य भाव में अपने कारक भाव में केतु के साथ बैठा है, राहु से दृष्ट है, ये ठीक है, ये कमजोर नहीं है। अब बुध की बात करूंगा तो बुध आपकी कुंडली के लिए बनते हैं मकर लग्न की कुंडली के लिए कहां के अधिपति, जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति और भाग्य भाव के अधिपति। इन दोनों भावों के अधिपति होकर के केंद्र त्रिकोण संबंध बना रहे हैं, धर्म के अधिपति हुए और कर्म में गए, यानी कि धर्म कर्माधिपति योग बन गया। ये व्यक्ति जो भी काम करेगा वो धर्म के पथ पर ही अग्रसारित होकर के करेगा, उसी के पथ पे आरूढ़ होकर के करेगा। इसकी पुष्टि ऐसे भी होती है क्योंकि लग्न जो है वो शनि से प्रेरित है, व्यक्ति कभी गलत और निंदनीय काम नहीं करेगा। उसकी पुष्टि एक तरीके से ऐसे भी होती है क्योंकि सूर्य भाग्य भाव में स्वयं बैठे हैं शुभ ग्रह की राशि में। उसकी पुष्टि इस तरीके से और भी की जा सकती है कि जन्म कुंडली के लाभ भाव में दो शुभ ग्रहों की स्थिति और लाभ का अधिपति स्वयं माता के भाव में बैठा है, यह शुभक भाव है। पक्की है बात, यानी कि मंगल की 8वीं दृष्टि और दो शुभ ग्रह, ये ठीक है। बुध की बात करी मैंने तो बुध धर्म कर्माधिपति योग के निर्माता और दसम भाव में बैठे हैं। व्यक्ति शिक्षक बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, लेक्चरर बन जाए, वाणिज्य का प्रबंधनकर्ता बन जाए, अकाउंटेंट वगैरह का काम कर ले, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में चला जाए, पत्रकारिता के क्षेत्र में चला जाए, वाणिज्य से संबंधित अगर कोई भी काम करेगा तो कर लेगा, बहुत अच्छा है। अब ये कल बताऊंगा, इस पे और चर्चा बाकी रहेगी। बुध 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, माता के साथ संबंधों को कभी कमजोर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फिर बुद्धि भ्रमित और मन परेशान हो जाएगा और फिर आपके आय को वो जीवन पर्यंत प्रभावित करेगा, माता का आशीर्वाद अगर प्राप्त ना हुआ तो। क्योंकि वो लक्ष्मी भी तो है किसी की, आपके पिता की लक्ष्मी, और वो दरअसल यही भाव है, कर्म भाव। तो ये समझने वाली बात है। बुध के बाद गुरु की बात करूंगा। गुरु आपकी कुंडली के लिए अच्छे नहीं हो रहे हैं, हालांकि वो 12वें भाव के और वहां पे उनकी मूल त्रिकोण राशि बनती है, वो गौण राशि नहीं है, वो मूल त्रिकोण राशि है और वो स्वतंत्र हो जाते हैं वहां से। अपने भाव से वो कहां गए, 7वें के बाद 8वां ग्रह 8वां गया है और वो बैठा है शत्रु की राशि में। हालांकि वो सम राशि का संबंध बना रहा है क्योंकि शुक्र निकट ही है, लेकिन गुरु आपकी कुंडली में पराक्रम भाव के अधिपति और कर्म भाव में आ रहे हैं। एक तरीके से अगर व्यक्ति के कार्मिक रूप से अगर कुंडली को देखता हूं तो ये कर्म के लिए अच्छा है, क्योंकि कर्म का अधिपति, पराक्रम का अधिपति जा रहा है कर्म में और कर्म का संबंध कहीं ना कहीं पराक्रम से बन रहा है। लेकिन अब अगर गौर करें तो क्या, अब हम अगर ये सोचते हैं कि क्या गुरु वास्तव में कभी लाभ नहीं करेंगे, तो संबंध बनाइए। तो संबंध कैसे बनेगा, तो सोच के देखिए। तो जन्म कुंडली के दशम भाव के अधिपति बने शुक्र, और शुक्र और गुरु का संबंध तो आप जानते हैं, एक के नेत्र बहुत खुले हुए हैं और एक जो है वो तिरछी निगाह से देखता है, उसकी एक आंख दबी हुई है। तो जब दबी रहेगी तो वो क्या करेगा, व्यक्ति को भोगी बना देगा। और उसकी दृष्टि कहां है, सप्तम भाव में, ये प्रेम करने वाला बना देगा। और गुरु जब 12वें भाव के अधिपति और तृतीय भाव के अधिपति होंगे, दो अच्छे भावों के अधिपति नहीं हैं, और जब दो अच्छे भावों के अधिपति नहीं होकर के केंद्र में आ रहे हैं, ये ठीक होगा। केंद्र में आने से गुरु दोष के शमन करने वाले हो जाते हैं, लेकिन भाव से तो प्रभावित हैं, तो व्यक्ति को नौकरी करने वाला, दूसरों की चाकरी करने वाला और काम को लेकर के अधिकार पूर्वक रहने वाला बना देंगे। लेकिन अब उनकी 5वीं दृष्टि जन्म कुंडली के धन भाव पे पड़ेगी, तो व्यक्ति के धन को अच्छे और सदगति से खर्च कराने वाले भी बनेंगे। और शुक्र से इनको किसी भी तरीके का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, ये गौर करिए, क्योंकि ग्रह अपना ही फल क्यों नहीं करता है खाली, वो इस पे भी निर्भर करता है कि ग्रह जिस राशि में बैठा है उस राशि के अधिपति से उसको किसी भी तरीके का सपोर्ट मिल रहा है। जैसे मान लीजिए मैं, अगर आप लोगों से मुझे बल नहीं मिलेगा तो फिर मैं ये चिल्लाऊंगा क्यों। तो सोचिए, तो शुक्र बैठे जन्म कुंड, शुक्र की राशि में बैठे गुरु, और गुरु से शुक्र का संबंध कैसा बन रहा है, तो नहीं बन रहा है। शुक्र से गुरु को कहीं से भी लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि नक्षत्र को देखिए तो शुक्र बैठे हैं अनुराधा नक्षत्र में और गुरु बैठे हैं कहां, मंगल के नक्षत्र में। संबंध भी नहीं है, दृष्टि का भी नहीं है, इस वजह से यहां पे गुरु को अतिरिक्त बल शुक्र से नहीं मिल रहा है। बात क्लियर है।
गुरु की 5वीं 7वीं दृष्टि यहाँ, ऐसी स्थिति में ये माता के साथ संबंधों को अगर ज्ञानपूर्वक रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उनसे सलाह मशवरा कर लिया जाए, उनके आधार पर ही चला जाए तो ठीक होगा। 9वीं दृष्टि जन्म कुंडली के शत्रु के भाव पे पड़ेगी, यहाँ के अधिपति के साथ बैठे हैं और वो दरअसल गुरु जो है वो बुध को शूद्र मानते हैं और वो ऋण भाव का अधिपति भी है। तो ऋण भाव का अधिपति और व्यय भाव का अधिपति, ऋण भाव का अधिपति और पराक्रम भाव के अधिपति एक साथ आ रहे हैं केंद्र में, तो बुध चूंकि स्पाइनल कॉर्ड होता है वो व्यवसाय का कारक ग्रह होता है और वो अगर केंद्र में आ जाए तो व्यक्ति को ये इशारा करता है कि व्यक्ति अगर व्यवसाय भी करना चाहे तो कर सकता है। और गुरु की जब दृष्टि जन्म कुंडली के 6ठे भाव पे पड़ेगी तो व्यक्ति अपने ज्ञान के बदौलत अपने शत्रुओं का विजेता हो जाएगा। पेट का रोगी कभी कभी बना देंगे, ये ऐसी बात बनती है क्योंकि व्ययेश भी तो हैं। अब बात शुक्र की करूंगा, तो शुक्र आपकी कुंडली के लिए बनते हैं कहाँ के अधिपति, जन्म कुंडली में कहाँ उनकी राशि बनती है, जन्म कुंडली के पंचम और दशम भाव में। पंचमेश और दशम होकर के जाकर के एक नीच के ग्रह के साथ बैठे हैं। गौर करिएगा, कुंडली विश्लेषण में बहुत सारी चीजों को ध्यान देना होता है। क्या है ये पंचमेश जो है वो किसके साथ बैठा है, तो वो दरअसल बैठा है सप्तम भाव के अधिपति के साथ, यानी कि वो मारक भाव है। और ऊपर से सप्तमेश जो कि चंद्रमा बनते हैं वो पहले से ही पापक हो चुके हैं। कैसे, एक तो दक्षिणायन का जन्म शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं और वो हैं भी तो नीच के। इस आधार पर व्यक्ति की कुंडली में वो राहु से दृष्टि भी हो रहे हैं क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि यहां पड़ रही है, तो राहु भी चंद्रमा से प्रभावित है और चंद्रमा भी राहु से प्रभावित है। राहु चंद्रमा से प्रभावित नहीं है, चंद्रमा राहु से अपने आप को प्रभावित कर रहा है। कैसे, गौर करिए, चंद्रमा जो है वो 20 अंश का है और राहु जो है वो 19 अंश का है। ग्रहण लगाया कौन रहा है, ये सोचने वाली बात है। मैं खुद जाल में फंस रहा हूं या मुझे जाल में फंसाया जा रहा है, ये बात समझने वाली, क्योंकि ग्रहण लगा तो चंद्रमा खुद ग्रहण की तरफ बढ़ रहे हैं या राहु खुद उन्हें ग्रहण लगाने के लिए तत्पर हो रहा है। ये बहुत गंभीर बात है क्योंकि आसानी से आप लोग ये कह देंगे कि चंद्रमा राहु से बैठा हुआ है, ग्रहण दोष में है। ऐसी बेवकूफी बिल्कुल भी ना करें, भूल के भी, क्योंकि ग्रह खुद फंसना चाहता है या ग्रह जो फंसा रहा है वो खुद उसको फंसा रहा है। तो यहां पे राहु खुद ग्रहण की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि राहु खुद उसको ग्रास करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बात समझ में आती है, ये बात समझने वाली है। तो यहां पे चूंकि एक जो जन्म कुंडली का पंचम भाव का अधिपति है वो खुद एक नीच के ग्रह के साथ बैठा है, तो वो अपने आप को भी प्रभावित करेगा। ऊपर से अब चूंकि वो पंचमेश होता है और सप्तमेश होता है, तो व्यक्ति कोई भी काम ऐसा करेगा कि ताकि उसको जल्दी से नौकरी मिल जाए, आय बना रहे, इसका प्रयास ये है। चूंकि वो कार्मिक है ना, तो स्वाभिमानी भी है, शनि से प्रभावित है और ऊपर से वो जन्म कुंडली में धन भाव का अधिपति कर्म भाव में, यहां से भी कर्म का विचार किया जाता है और यहां से भी विचार किया जाता है। तो दरअसल इसका जब संबंध बनेगा तो व्यक्ति कहीं ना कहीं से ये चाहेगा कि मुझे कुछ ऐसी जल्दी से कोई नौकरी मिल जाती कि मैं तुरंत काम पे लग जाता। और व्यक्ति ज्ञान से भाग रहा है, कारण क्योंकि ज्ञानेश जो ज्ञान के अधिपति होते हैं, जो ज्ञान के कारक होते हैं, वो गुरु जो पंचम भाव के कारक होते हैं, यहाँ का अधिपति कुंडली में इसको देख रहा है, तो व्यक्ति का एजुकेशन तो कमजोर नहीं होने देगा, लेकिन फिर भी चूंकि गुरु कुंडली में अच्छे नहीं दिख रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति ज्ञान से कभी कभी जी चुराएगा। तो ये बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है कि व्यक्ति को ज्ञान से उसका फोकस ना हटे। ये बात गुरु की थी। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी, यहाँ मैंने बात कही, यहाँ की बात करी, शुक्र की बात करी, शुक्र की दृष्टि यहाँ पड़ेगी। ये ज्ञान को मजबूत, पत्नी का प्रेमी, प्रेम संबंधों में पड़ने वाला, ऐसी बातें दिखती हैं। शनि की बात करूंगा तो आपकी कुंडली के लिए शनि लग्न और धन भाव के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली के लग्न को देख रहे हैं, ये बहुत बेहतर है। लग्न का अधिपति अगर लग्न को देख रहा हो, ऊपर से वो बैठा है अपने ही नक्षत्र में, ये ठीक है। किसी भी पापक ग्रह से वो दृष्ट नहीं हो रहा है, ये भी ठीक है। गुरु के साथ उसका संबंध जो है वो केंद्र का हो रहा है, ये भी ठीक है। चंद्रमा के साथ उसका संबंध नवम पंचम का हो रहा है, ये भी ठीक है। मंगल जो कि जन्म कुंडली के लाभ के अधिपति हैं, लग्न के अधिपति को देख रहे हैं, ये भी ठीक है। शनि अपनी राशि से जो कि लग्न का अधिपति है जहां बैठा है, वहां से भाग्य भाव को देख रहा है। दक्षिणायन का जन्म, चंद्रमा पापक और सूर्य अष्टम भाव के अधिपति, ये भाग्य को कमजोर करेंगे। इस वजह से भाग्येश की पूजा जीवन पर्यंत व्यक्ति को गणेश जी की पूजा कर लेनी चाहिए, दर्शन कर लेना चाहिए।
सातवीं दृष्टि यहां, ये व्यक्ति के काम को विलंब करेंगे। व्यक्ति का जन्म दक्षिणायन में हुआ है, सूर्य अस्तमेय से बनते हैं, जन्म कुंडली में शनि जो है वो अति शत्रु की राशि में बैठे हैं, तो व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, वो कर लेना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन 3 बार, क्योंकि राशि वृश्चिक की है ना, तो हनुमान चालीसा बनती है। और 7वीं के बाद 10वीं दृष्टि यहां, तो अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे शनि की दृष्टि अगर पड़ जाए तो व्यक्ति भोगेगा, सुख का भोगता होगा, क्योंकि दरअसल यहां पे सूर्य क्या नक्षत्र बना, सूर्य अष्टमेश होकर के भाग्य भाव में बैठे, और यहां पे मंगल अपनी राशि का होता है और लाभेश होकर के चतुर्थ में आ रहा है, ये ठीक है। और वैसे भी शनि की दृष्टि जब यहां पड़ेगी, जो कि अपने ही नक्षत्र का बैठा है, तो बलशाली ही हो जाएगा, दिग्बली होकर के बैठा है। क्लियर है? ये शनि की बात थी। राहु आपकी कुंडली की 5वीं दृष्टि से जन्म कुंडली के 7वें भाव को देख रहे हैं। अब गौर करिएगा, ये समझने वाली बात है। अगर प्रेम करेंगे तो वो कितना सफल या असफल होगा, ये गौर करने वाली बात है। तो राहु की 5वीं दृष्टि यहां, ये कमजोर, मंगल की 4थी दृष्टि यहां, राहु की 5वीं दृष्टि यहां, ये कमजोर, मंगल की 4थी दृष्टि यहां, कमजोर, शनि की गौण राशि बनी और लग्न का अधिपति सप्तम में जा रहा है और वो अति शत्रु की राशि में जा रहा है, इस वजह से ये कहीं ना कहीं दाम्पत्य को कमजोर करेगा, क्योंकि राहु शनि मंगल सबका प्रभाव है। और गुरु 12वें भाव के अधिपति हो रहे हैं और वो इसको देख भी नहीं रहे हैं, इस वजह से इसको कहीं से शुभता भी नहीं मिल रही है। ये समझने वाली बात है। 5वीं के बाद कुंडली मिलाकर के करिएगा, और 5वीं के बाद 7वीं दृष्टि यहां, ये भाग्य को अवरोध, कभी कभी व्यक्ति को तीव्र धार्मिक बना देगा। जब राहु की दशा आएगी, जब सूर्य की दशा आएगी, तो व्यक्ति जो है वो कभी कभी बिल्कुल निर्वैर हो जाता है, और कभी कभी बिल्कुल जो है वो अकेले रहना चाहता है, किसी भी तरीके की जिम्मेदारी से व्यक्ति भागना चाहता है। व्यक्ति की कुंडली में जब सूर्य और राहु की दशा का अंतर और प्रत्यंतर घूमेगा, और जब गोचर में जब वो आएंगे और चलेंगे, तो कभी कभी व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास पे ही प्रश्नचिन्ह व्यक्ति लगा बैठता है, और कभी कभी वो निंदनीय कृत्य भी करेगा, गंदा रहने लगेगा। शनि से प्रभावित है तो देर तक सोएगा। शनि की दृष्टि जो है वो कहीं ना कहीं अगर चतुर्थ भाव पे पड़ रही है तो व्यक्ति को आलसी भी बनाएगी, माता को मांसपेशियों का दर्द भी देता है। ये बात बन रही है। ये राहु का प्रभाव। 7वीं के बाद 8वीं और 9वीं, तो यहां चंद्रमा बैठे हैं, शुक्र को देख रहे हैं, तो अपने शुक्र को बचा करके रखना है। ये शुक्र एकादशवां भाव है और शुक्र है वीर्य, और उस पर राहु की दृष्टि है, और वो बैठा है चंद्रमा के साथ, उसको शीतलता दे देता है, तो निश्चित रूप से उसका भक्षण नहीं करना चाहिए। कुछ इसी तरीके से कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने इनके नवमांश और चलित के साथ। चलित चक्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा अगर करूंगा तो कल करूंगा, अब वक्त काफी हो जाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कैसा लगा कार्यक्रम जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।